So students, the next topic is heating effect of current. Obviously, what is heating of current? In general, you know कि if flow of current will create a heat, obviously it will known as heating effect of the current. For example, आपने आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा कि जब उससे करंट पास होता है तो होता क्या है कि आयरन जो है वो हीट अप हो जाता है. या आप इलेक्ट्रिक हीटर की बात करिए तो उसमें भी क्या होता है, हीटर के कॉइल ऑब्वियसली हीट कैसे जनरेट करते हैं, जब उसमें करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो से जब हीट प्रोड्यूस होगा या हीट जनरेट होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब आइए कि ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये तो क्लियर है कि जब करंट क्या जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा, तो हम उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब किसी कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट जनरेट कैसे होता है ये समझने वाली बात है. तो सपोज करिए कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है. अब होगा क्या, ऑब्वियसली अगर कॉपर के हैं तो इसमें कॉपर के एटम्स होंगे और सिल्वर है तो सिल्वर के एटम होंगे और इनमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऑब्वियसली यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे, करंट का कंडक्शन करेंगे. ठीक है. जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है. रेजिस्टेंस होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, अब इसमें हमको करंट का फ्लो चाहिए होगा तो ऑब्वियसली हम इसको एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट करेंगे. इसमें वोल्टेज होगा और ये वोल्टेज क्या होगा, ऑब्वियसली इन करंट के फ्लो को स्टार्ट करेगा. होगा क्या, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुश करेंगे और ये पॉजिटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. इज इट ओके. जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा कि तो होगा क्या कि ये रिपल करेंगे उस तरीके से कर. तो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हुआ सर्किट में, ऑब्वियसली ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन इन एटम से कोलाइड हुए तो इसी कोलिजन को हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस. ठीक है. ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, तो इस पे हमने बात करेंगे. अब आप देखिए कि रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हुआ. ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड हुए और कोलाइड क्यों हुए, क्योंकि ये मूव कर रहे थे. अब फॉर एग्जांपल एक समझिए कि अगर कोई एक बुलेट है, ठीक है, आप ऑलरेडी 9th क्लास में इस चीज को पढ़े, जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े हैं तो आपको ये चीज पढ़ाई गई होगी. जब बुलेट बहुत हाईली वेलोसिटी के साथ फायर किया जाता है, इट मीन्स क्या होता है, इसके पास वेलोसिटी होती है, इट मीन्स इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी. और जब ये किसी वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करके रुक जाती है तो होता है क्या, यहाँ से होता है तो धुआं निकलता है. तो वो धुआं क्यों निकलता है, ऑब्वियसली वेलोसिटी की वजह से इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. और ये काइनेटिक जब इस वुडन ब्लॉक से पेनिट्रेट कर जा रहा है तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी फिर गई कहाँ, ऑब्वियसली वो धुआं क्यों निकला, क्योंकि हीट हुआ होगा ना, तभी तो धुआं निकला. तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी फिर किस में ट्रांसफर हो जाती है, वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं. सेम चीज यहाँ पे भी होता है. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ एटम से कोलाइड होते हैं, ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी. जब काइनेटिक एनर्जी होगी और ये जब टकराएंगे, ऑब्वियसली कोलाइड होंगे तो क्या होगा, इनकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, कम या ऑब्वियसली टकराएंगे तो क्या होगा, ये स्लोअर डाउन हो जाएंगे. स्लोअर डाउन हो जाएंगे इट मीन्स क्या, इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. तो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई वो गई क्या, एक्चुअली वही काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है. और यही हीट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो जब करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में ऑब्वियसली टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी तो करंट फ्लो हो रहा है. और करंट फ्लो होगा तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी इट मीन्स की डिक्रीज होगी. और जो डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी में जो डिक्रीमेंट हुआ वो किस में चेंज हो जाएगा, हीट एनर्जी में, क्योंकि एक्चुअली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, खत्म नहीं होती है. तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट. तो दैट्स हाउ एनर्जी जनरेट. क्या रीजन है, ये रीजन होता है कि करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट का. ठीक है. अब आइए एक चीज, हमने इस कोलिजन को क्या कहा था, रेजिस्टेंस कहा था. और इसी कोलिजन की वजह से तो हीट भी जनरेट हो रहा है ना, क्योंकि
वजह से ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है या घट रही है। इट मीन्स कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और ऑब्वियसली जितना कोलाइड होगा इट मीन्स कि उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो आप कह सकते हैं जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सर्किट में या किसी कंडक्टर का, वो कंडक्टर उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको हीट ज्यादा मिले, तो अगर हीट को ज्यादा चाहिए, आपको हीटिंग इफेक्ट ज्यादा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास देखिए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A, ठीक है। अब इसका मतलब आपको करना होगा क्या, अगर आपको R को इंक्रीज करना है, इट मीन्स कि आपको हाई वैल्यू ऑफ रो भी चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ L भी चाहिए और लो वैल्यू ऑफ एरिया चाहिए। अब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, आप ऐसे मेटल्स या ऐसे सब्सटेंस चूज करिए कि क्या हो, जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मेनली हम नाइक्रोम यूज करते हैं जो अलॉय है, ना कि एक मेटल। अब इसका रीजन क्या है, आपको एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है जहाँ पे रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो आप देखेंगे कि मेटल से कहीं ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है किसकी, एलॉयज की, ठीक है। तो इसीलिए हम रेजिस्टिविटी ज्यादा हो तो हम क्या यूज करते हैं, एलॉयज। एक क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि क्यों हीटिंग एलिमेंट मेटल के नहीं बना के एलॉयज के बनाए जाते हैं, तो वो यही रीजन है कि एलॉयज जो है वो क्या होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। अब एक चीज और है, लेंथ आपको ज्यादा रखना है। तो मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा लेंथ रखोगे तो फिर क्या, तो वो तो बहुत बड़ी ज्यादा जगह भी आपको ऑक्यूपाई करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कंडक्टर को वायर स्फेरिकल शेप में लेते हैं, इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं, कॉइल। तो हम सीधा ना लेके, एक स्ट्रेट वायर ना लेके कॉइल वायर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लेंथ भी हमारा इंक्रीज होता है और जो वो स्पेस भी होता है वो कम ऑक्यूपाई करता है। और एरिया को कम लेने का क्या है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो बहुत कम होगा। कब, जब हम एक बहुत ही थिन वायर लेंगे। क्या लेंगे, थिन वायर लेंगे। तो हमको हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हम ऐसे एलिमेंट का सिलेक्शन करें जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और फिर उसके लेंथ को ले, मतलब हम वहां पे कॉइल शेप में ले, ना कि स्ट्रेट वायर ले, और उनका एरिया बहुत कम ले। अगर एरिया कम लेने का मतलब है कि हम एक बहुत ही थिन वायर ले। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे एलिमेंट्स को चूज करें हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए कि क्या हो, वहां पे उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो, वो बहुत हाई हो, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। तो हम मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि होगा क्या कि अगर आप मेल्टिंग पॉइंट हाई लोगे तो क्या होगा, जितना ज्यादा आपको हीट प्रोड्यूस करना है, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो क्या होगा, वो जो कंडक्टर या जो एलिमेंट होगा, जैसे ही हीट ज्यादा उस सर्किट में या करंट के हीटिंग इफेक्ट जैसे ही ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार किया जाता है कि क्यों अलॉयज यूज करते हैं, तो कंपैरेटिवली आप देखिए तो हीटिंग एलिमेंट के लिए अलॉयज इसलिए सुटेबल होते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। एक और जगह आपने इसके बारे में बात करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट का क्या यूज है। फिलहाल के लिए तो ये चीजें हैं कि आपको हीटिंग इफेक्ट ज्यादा चाहिए, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए ये जो 3 फैक्टर्स हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये तो हो गया कि रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट डिपेंड किस पे करेगा, बट अगर आपको
कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ हीटिंग इफेक्ट में, तो वो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आपको एक फॉर्मूला चाहिए, तो आइए डिस्कस करते हैं वो फॉर्मूला। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, और इस पूरे चैप्टर में आपने हीट का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। आपने क्या पढ़ा है? आपने चार्ज का पढ़ा है, आपने करंट का पढ़ा है, आपने वोल्टेज के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, आपने रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, बट कहीं आपको हीट नहीं मिला। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली अगर टॉपिक है तो फॉर्मूला तो होगा ही, तभी तो हम इसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। नहीं होता तो हम आपसे इसके बारे में बात ही नहीं करते। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली कितना हीट होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हीट होगा, जो हीट प्रोड्यूस है वो क्या है, H से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ठीक है। अब हीट क्या है? हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अब आपने हीट से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन आप पिछले क्लासेस में अगर आप एनर्जी का कंसेप्ट याद करें तो एनर्जी क्या है? एनर्जी बराबर होती है किसके? वर्क के, ऑब्वियसली वर्क के। तो अब आप याद करिए कि वर्क का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ, ऑब्वियसली पढ़ा है आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू W बाई Q, पढ़ा है ना? वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, और यही W क्या होगा? एनर्जी के बराबर होगा, और ये एनर्जी यहाँ पे क्या है? H के बराबर है। तो यू कैन राइट हियर H इज इक्वल्स टू V इंटू Q। कोई परेशानी? लो, मिल गया फॉर्मूला। अब थोड़ा और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आपको V का एक और फॉर्मूला पता है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R। आप लाके पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? H इज इक्वल्स टू V की जगह हम क्या लिखे? I R Q मिलेगा ना? अब यहां ये होता है W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, तो मिला क्या आपको? H इज इक्वल्स टू क्या होगा? V इंटू Q। दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर आप देखो तो Q क्या होता है? Q होता है आपका, I का फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q बाई T, पढ़ा था ना? तो अगर आप यहां से देखो तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो Q की ये वैल्यू आप यहाँ लाके पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा? H इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? अब आइए, आपने V का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है? आपने V इज इक्वल्स टू पढ़ा है I इंटू R। ठीक है, तो अब अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? H इज इक्वल्स टू V की जगह I इंटू R, और ये I इंटू T। इट मीन्स आपको क्या मिला? I स्क्वायर R T। ठीक है, अब एक और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम अगर यहाँ से क्या कर दें, यहाँ से हम V को ना रिप्लेस करके हम I इज इक्वल्स टू क्या लिख दें? या आप यहाँ से देखो, हम यहाँ V की जगह क्या लिख सकते हैं? I की जगह क्या लिख सकते हैं? V बाई R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा? H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर है तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू T। इट मीन्स क्या हो जाएगा? R एंड R विल बी कैंसिल आउट, तो H इज इक्वल्स टू क्या? V बाई R इंटू T, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो आपके पास कुल मिला के ये हीट के आप एक फॉर्मूला ढूंढ रहे थे, आपके पास देखो इतने सारे फॉर्मूलाज आ गए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद से एक टॉपिक बचता है, वो है आपका इलेक्ट्रिक पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो
आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।